आपको ये बताएंगे कि अगर क्रिकेट के खेल की तरह राजनीति के खेल का भी कोई वर्ल्ड कप होता तो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में निश्चित रूप से हमारे देश के नेताओं की टीम विजयी होती। हमारे देश के नेताओं की टीम को इस मामले में कोई भी हरा नहीं सकता और यह वर्ल्ड कप हमारा होता और राजनीति के इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमेशा हमेशा हमारे पास ही रहती। 19 नवंबर को जो भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी, उस दिन देश के सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि भारत की टीम से चूक कहां हो गई और होना भी बिल्कुल यही चाहिए था। इस हार के बाद हमें यही देखना था कि हमारे खिलाड़ियों से कहां कमी रह गई और हम कहां सुधार कर सकते हैं। यह देखते कि हम लगातार 10 मैच जीतने के बाद भी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार कैसे गए। इस हार की विवेचना होनी चाहिए थी, इसके सही कारण क्या हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी और यह तय होना चाहिए था कि आगे भविष्य में हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस चर्चा को एक ऐसा राजनीतिक रंग दे दिया कि अब ना तो टीम की बात हो रही है, ना खिलाड़ियों की बात हो रही है, ना कमियों की बात हो रही है, ना विवेचना हो रही है और ना ही क्रिकेट के खेल की बात हो रही है। अब सिर्फ राजनीति के खेल की बात हो रही है और ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप शायद क्रिकेट का नहीं बल्कि राजनीति के खेल का फाइनल था और इस हार पर अब राजनीति के खेल का वर्ल्ड कप हमारे ही देश में खेला जा रहा है, जिसमें एक तरफ विपक्ष की टीम है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम है। विपक्ष के नेताओं का कहना है, आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उस दिन अहमदाबाद नहीं जाते तो भारत की टीम इस बार का वर्ल्ड कप जरूर जीतती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारत की टीम के लिए उस दिन, और वो विपक्ष ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन पनौती साबित हुए और ये बात और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुनावी रैलियों में कही है। इसलिए बड़ी बात देखिए क्या है कि भारत की टीम वर्ल्ड कप में हार गई। पूरे देश को इस बात का दुख है, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का दुख है, हमारे देश के नेताओं को भी इस बात का दुख होना चाहिए था। लेकिन हो यह रहा है कि इस हार के बाद यह हार अब एक चुनावी मुद्दा बन गई। आप तो जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान उठाया, अपनी चुनावी रैलियों में उठाया, अपनी चुनावी सभाओं में उठाया और इस पनौती शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया। और इस पर आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है और प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बताने पर उनसे अब जवाब मांगा है। सोचिए, जिस देश के पास दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर और सबसे सफल क्रिकेट बोर्ड है, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैंस हैं, जिस देश के पास दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस देश के पास दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी, जिसमें क्रिकेट का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, आज उसी देश में क्रिकेट के वर्ल्ड कप को लेकर एक ऐसी राजनीतिक बहस हो रही है जिसके लिए दुनिया आज शायद हम पर हंस रही होगी। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के लोग आज भारत के बारे में क्या सोचते होंगे। वो तो जीतकर अपने देश वापस पहुंच गए जहां उनका स्वागत भी बड़ा फीका हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वो इसलिए जीते क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उस दिन अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल मैच देखने के लिए आ गए थे। जरा सोचिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया के कोई भी खिलाड़ी, उनकी टीम, उनके लोग ये मानेंगे कि ये फाइनल का मैच उन्होंने सिर्फ इसलिए जीत लिया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन स्टेडियम में मौजूद थे। अगर उन्हें इस बात का पता भी लगे कि भारत में इसी पर राजनीति हो रही है तो वो कितना हंसेंगे और भारत के बारे में आज क्या सोचेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि भारत की टीम इसी वजह से हारी है। अब हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 22 नवंबर को राजस्थान की एक चुनावी रैली में दिया था। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा वाला वहां पे
अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वहां पे पनौती हरवा दिया। जो सबसे आपत्तिजनक बात है वो ये है कि किसी देश की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई। अब उस देश के लोगों को, उस देश के नेताओं को क्या करना चाहिए? उस हार का गम, उस हार का सदमा, उस हार का दुख तो सबको ही है, लेकिन क्या उस हार का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जाना चाहिए? क्या उस हार पर राजनीति होनी चाहिए? अब बड़ा सवाल सिर्फ ये बचा है, और आज इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे चुनाव प्रचार के दौरान उठाया जाए? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर लोगों से वोट मांगी जाए? क्या ये ऐसा मुद्दा है जिसे चुनावी रैलियों में, चुनावी भाषणों में जगह दी जाए? लेकिन राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वो अपनी चुनावी रैलियों में इस हार का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज अपनी एक रैली में कहा कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाता तो भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जरूर जीतती। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की टीम वर्ल्ड कप में सभी मैच जीती सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। बहुत आपत्तिजनक भाषा है, लेकिन आज उनकी यह भाषा हम आपको सुना रहे हैं। इंडियार फाइनल यदि कोलकाताय होतो বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো, আমরা জিততাম। আমাদের ছেলে মেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায়, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি। তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। हमारे देश के दो नेता, एक राहुल गांधी जो खुद देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानती है, और दूसरी नेता ममता बनर्जी जो आज एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और उन दोनों का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री के लिए पहली बात, और दूसरा हार के लिए ये कहना, क्योंकि टीम इसलिए हार गई क्योंकि वहां पापी लोग मौजूद थे, वो बैठे हुए थे, और ये कहना कि अगर ये वर्ल्ड कप ईडन गार्डन्स में खेला जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडन गार्डन्स पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और अगर वहां खेला जाता तो भारत जीत जाता, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। अब आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। वर्ष 1996 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला गया था, और उस समय भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, और सेमीफाइनल का यह मैच कोलकाता के इसी ईडन गार्डन्स में खेला गया था जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने किया। लेकिन श्रीलंका की टीम ने तब भारत की टीम को इसी स्टेडियम में हरा दिया था, और भारत वर्ल्ड कप जीतने से एक बार फिर चूक गया था और सेमीफाइनल के बाद बाहर हो गया था। तो क्या उस मैच में कोलकाता का यह स्टेडियम भारत की हार के लिए पनौती था? और आपको याद होगा कोलकाता के जो लोग थे वो इतने नाराज हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे, इस तरह की आगजनी शुरू कर दी थी स्टेडियम में, क्योंकि वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत की टीम इसी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्यों हारी? पनौती जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर या बुरी किस्मत लेकर आता है। हिंदी शब्दकोश में पनौती को अपशकुन और बुरी किस्मत से जोड़ा गया है, और यह शब्द उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इस शब्द के भाव में अंधविश्वास की भावना छिपी हुई है। अक्सर जब लोगों को यह लगता है कि उनके लिए कोई वस्तु या कोई स्थान या कोई व्यक्ति अनलकी साबित होता है या हुआ है, तो वो अपनी नाकामी का दोष उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर मढ़ देते हैं, और ये एक तरह का
अंधविश्वास माना जाता है, जिसमें लोगों को यह लगता है कि उक्त व्यक्ति या उक्त वस्तु की वजह से उनका काम नहीं बन पाया और उन्हें सफलता नहीं मिली। पनौती इसे कहते हैं। अमेरिका में ऐसी ही मनोस्थिति पर एक रिसर्च हुई। अमेरिका में पनौती नहीं कहते, इसे कुछ और कहते होंगे, क्योंकि ये एक मनोस्थिति है। इस पर रिसर्च हुई जिसमें यह पता चला कि इंसान जब अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी मानता है और यह सोचता है कि उसके होने से वो सफल नहीं हो पाया, तो असल में वो ऐसा करके खुद से झूठ बोल रहा होता है। और यहां खुद से झूठ बोलने की वजह यही होती है कि इससे दिल और दिमाग को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि असफलता का दुख उस व्यक्ति के लिए कम हो जाता है। और इसीलिए हम अपनी हर हार के लिए कोई पनौती ढूंढते रहते हैं कि मेरी वजह से नहीं हारा, मैं तो उसकी वजह से हारा। सरल शब्दों में कहें तो जब इंसान अपनी किसी असफलता के लिए किसी और को दोषी मानता है और उसे पनौती कहने लगता है, तो इससे उस असफलता को सहने का दुख जो है वो कम हो जाता है और ये एक तरह का अंधविश्वास होता है। और भारत में क्रिकेट देखने वाले करोड़ों लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे या सोचते हैं कि उनके मैच देखने से विकेट नहीं गिरते, या उनके किसी एक खास स्थान पर बैठने से कोई खिलाड़ी चौके छक्के मारने लगा, या अगर वो मैच देखते हैं तो भारत की टीम हार जाती है। ये अंधविश्वास होते हैं और ऐसे अंधविश्वास आपने देखा होगा घर घर में होते हैं। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी एक खास कुर्सी पर जाकर बैठ गए, किसी सोफे पर जाकर बैठ गए और अचानक भारत की टीम के विकेट गिरने लगे, तो आपको लगता है कि नहीं, यहां नहीं बैठना। या कोई और व्यक्ति कहीं जाकर बैठ जाता है और चौके छक्के लगने लगते हैं भारत के, तो आप अक्सर ये कहते हैं कि अब यहीं बैठे रहो जब तक पूरा मैच समाप्त ना हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत से ही वहां कुछ हो रहा है। ये अपनी तसल्ली के लिए ठीक है, लेकिन भारत के ज्यादातर लोग आज भी मैच देखते समय यही करते हैं। आप भी यही करते होंगे। आप भी अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से यही कहते होंगे कि ये ऐसा करना लकी है और ऐसा करना अनलकी है। या कोई व्यक्ति जब आ जाता है तो आप भी यही कहते हैं। और ऐसे अंधविश्वास हमें सही इसलिए लगने लगते हैं क्योंकि इनसे हम अपने दिल और दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि आप भारत की टीम के लिए एक पनौती हैं, या भारत की टीम आपकी वजह से हार रही है, या आपके लाल या नीले सोफे पर बैठने की वजह से जीत रही है। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उदाहरण के लिए 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, उसे अकेले भारत में 30 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखा था। इसके अलावा इसी फाइनल को डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग पर भी 5 करोड़ 90 लाख लोग एक समय में देख रहे थे, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। अगर एग्जैक्ट आपको मैं फिगर बताऊं तो 1,30,000 लोग उस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था। तो क्या इसका मतलब यह निकाल लें कि फाइनल देखने वाले ये लगभग 36 करोड़ लोग भारत की टीम के लिए पनौती थे, जिनकी वजह से भारत की टीम ये मैच हार गई? या उस दिन अहमदाबाद में जो 1,30,000 लोग बैठे थे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्या ये सारे 1,30,000 लोग भारत के लिए पनौती हैं? तो ऐसा तो फिर भारत के करोड़ों लोग पनौती हो गए। आपने अगर यह मैच देखा है तो आप भी पनौती हो गए। यहां आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, तब इसरो के इन वैज्ञानिकों की बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी, इनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि इसरो के ये वैज्ञानिक अंधविश्वास का शिकार हैं, ये अंधविश्वास में कैसे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अब वही लोग जो इसरो के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ा रहे थे अंधविश्वास के लिए, मंदिर में जाने के लिए, वही लोग और वही नेता वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं और खुद अंधविश्वास फैला रहे हैं। और इन सब लोगों को ऐसा लगता है, इन तमाम लोगों को, कि शायद इस मुद्दे से उन्हें वोट मिल जाएंगी, जो सबसे दुखद बात है। देखिए, अपनी राय तो सबकी हो ही सकती है, यह लोकतंत्र है, इसमें कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी राय रख सकता है, वो ठीक है। लेकिन एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसमें भारत के लोगों के आंसू आज तक अभी तक सूखे नहीं, जिसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अस्पताल पहुंच गए उस सदमे की वजह से, एक युवा ने आत्महत्या कर ली, ऐसे विषय पर जिसमें पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, क्या ऐसे विषय पर भी वोट लिए जा सकते हैं? क्या ऐसे विषय को भी चुनाव की रैलियों में बेचा जा सकता है? क्या ऐसे विषय को भी एनकैश किया जा सकता है? क्या ऐसा विषय भी
चुनाव प्रचार का बड़ा मुद्दा बन सकता है। बड़ी बात आज सोचने वाली यह है, चुनाव प्रचार के दौरान भारत की हार को बेचना, चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी भाषणों में भारत की इस हार का इतना बड़ा मुद्दा बना देना, यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिस पर पूरी दुनिया आज हमारे देश के नेताओं का मजाक उड़ाती होगी। और आज जो नेता वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उस दिन ड्रेसिंग रूम में भारत के खिलाड़ियों से मिलने नहीं जाना चाहिए था, उसके लिए भी प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। आज उन्हें भारतीय टीम के एक बड़े खिलाड़ी मोहम्मद शमी का यह करारा जवाब सुनना चाहिए। मोहम्मद शमी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने से खिलाड़ियों को एक नई तरह की मजबूती मिली है। और मोहम्मद शमी, आप याद कीजिए, मोहम्मद शमी को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे उस दिन गले लगा लिया था। और आज मोहम्मद शमी ने पहली बार भारत की इस हार के बाद अपना मुंह खोला है। और क्या उन्होंने कहा है, आज आपको भी सुनना चाहिए और हमारे देश के उन तमाम नेताओं को भी सुनना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है। और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे देश में यह मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। कितना गंभीर मुद्दा है ये मैं आपको बताता हूं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में एक युवक ने भारत की हार के बाद आत्महत्या कर ली, वो इतना निराश हुआ। और आज हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये दिल्ली के पास गुरुग्राम से आई है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, भारत की हार के बाद, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद ये बच्चा इतना निराश हुआ और उस निराशा में ये बच्चा इतना रोया कि इसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और इस बच्चे को ज्यादा रोने की वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगी और वो परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब ये बच्चा अस्पताल में दाखिल है। गुरुग्राम के पास ये छोटा बच्चा आप देख लीजिए। तो लोगों का इस सदमे से क्या हाल हो रहा है, हमारे देश के बच्चे कैसे रो रहे थे, आपने देखा होगा उस दिन इंस्टाग्राम पर। हमने भी यहां थोड़ी बहुत तस्वीरें अभी आपको दिखाई हैं। भारत के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैमिलीज ने, बहुत सारे परिवारों ने तस्वीरें डाली हैं अपने बच्चों की। और उन तस्वीरों में वो क्या दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मैच देख रहे हैं और जब भारत की टीम हार गई तो वो बच्चे रोने लगे, अपने माता पिता से गले लगकर उनके आंखों में आंसू आने लगे और वो अपने माता पिता से कह रहे हैं कि भारतीय टीम हार गई, अब क्या होगा। इतने ज्यादा इमोशनल हमारे देश के लोग क्रिकेट को लेकर हैं। और देखिए, बड़ों का तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे, आपके परिवार में भी और आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे छोटे छोटे जो इस हार के बाद बहुत रोए होंगे। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो इस हार को भी भुनाना चाहते हैं, वो इस हार को भी एनकैश कराना चाहते हैं, वो इस हार को भी खाली नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि इस हार के जरिए भी कुछ ना कुछ फायदा उठा लिया जाए। हम आपको मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर लेकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज इस तीर्थ स्थान पर गए और उन्होंने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां हुए एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की जयंती पर आयोजित हुआ था, जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी उपासक थी। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी 525वीं जयंती पर उन्हें नमन किया और उनके नाम की एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आए तो उन्होंने राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया और फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात की। और जब वो ये बात कह रहे थे तब उनका एक मतलब था, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनका क्या मतलब था। पहले आप मथुरा से आई श्री कृष्ण जन्मभूमि से इन तस्वीरों को देखिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है।
ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। आज यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया था, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। और ये बीजेपी का एक बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण वादा रहा है भारत के लोगों से कि जब उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। और ये वादा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूरा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लोगों के लिए। और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस समय चल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे देश के लोगों को कभी इस बात पर यकीन ही नहीं था कि उनके जीवन काल में कभी उन्हें ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन इसी जीवन काल में और इतनी जल्दी यह मंदिर बन गया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत तक पहुंचा है और काशी में भव्य कॉरिडोर का भी एक निर्माण हुआ है। और अयोध्या और काशी के बाद अब शायद बारी मथुरा की है। काशी में भी आप देख चुके हैं, जो लोग काशी में गए हैं उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है, जो वहां मंदिर पर जितना काम किया गया है, जितना जबरदस्त विकास वहां हुआ है, उन्होंने वो भी देखा है। और अब तीसरा जो पड़ाव है वो मथुरा का हो सकता है। और मथुरा पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस देश के लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्थाओं को एक बार फिर से और ज्यादा बल दिया है और उन्हें यह उम्मीद दी है। बड़ी बात यह है कि हिंदू संस्कारों में, हिंदू संस्कृति में और हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनका एक अलग ही महत्व है। और हमारे दो सबसे बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, ये जो हमारे दो भगवान हैं, ये उनके नायक हैं। भगवान श्री राम का तो भव्य मंदिर बन गया। अब इस देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल पर यह मंदिर, उनका ये जो पूरा विवाद है, ये कब खत्म होगा। ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसका नाम है केशव राय मंदिर। इसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशव देव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली है। 13 एकड़ के आसपास की यह जमीन है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि फैली हुई है। और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है। ये एक मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद, और इसे हटाने की लगातार मांग
होती आ रही है और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है और इसे हटाया जाना चाहिए, इसीलिए इसे विवादित स्थल हमारे देश में मान लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आगे चलकर हो सकता है अब ये बहुत बड़ा मुद्दा इसके आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आज यहां पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा संकेत है। और इससे, जैसा मैंने आपको कहा कि भगवान श्री राम के जो अनुयायी हैं वो तो इस बात से प्रसन्न है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, अब भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो भी कुछ ऐसा ही मथुरा में चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि आजादी के 75 वर्षों में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर गया क्यों नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वो उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से सांसद थे और श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में ही है, मथुरा में है। और उन्होंने कभी भी, प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी भी मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए, 16 साल में एक बार भी नहीं। इसी तरह उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी 15 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री रही, वो भी उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई, लेकिन उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में जाकर कभी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। उसके बाद इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी भी 5 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो भी उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद थे, लेकिन उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कभी नहीं किए। उसके बाद राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी वर्ष 2004 से ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। और फिर सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी भी वर्ष 2004 से 2019 तक उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कभी भी नहीं किए, उन्हें कभी इसके लिए समय नहीं मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी ने भी कभी मथुरा जाने से, श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने से रोका नहीं था, किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्होंने कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने के बारे में सोचा भी नहीं, जबकि उन्हें ऐसा करने से किसी ने रोका भी नहीं था, वो चाहते तो जा सकते थे। और यह मुद्दा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम थोड़ी देर पहले आपको वर्ल्ड कप के बारे में बता रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में अहमदाबाद नहीं जाते तो विपक्ष के नेता कहते कि देखिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल था और प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। मान लीजिए अगर भारत की टीम उस दिन जीत जाती, वर्ल्ड कप जीत जाती और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे, तो विपक्ष के नेता यह कहते कि वो इस इवेंट की मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आए हैं, अपना प्रमोशन करने के लिए आए हैं, उन्हें वहां नहीं आना चाहिए था। और उसके बाद वो सारा जीत का जो श्रेय है वो भारतीय टीम को देते और कहते कि ये जो कमाल किया है ये तो खिलाड़ियों ने किया है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तब आरोप ये लगता, उस दिन हारने के बाद अगर वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाते तो आरोप लगता कि वो खिलाड़ियों से एक बार मिले भी नहीं, और जब ड्रेसिंग रूम में चले गए तो आरोप ये लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में क्यों गए। इसलिए यही जो फॉर्मूला है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी लागू होता है। अब जब वो चले गए हैं तो अगला आरोप ये लगेगा कि वो वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं। हम आपको भारत में आज से शुरू हुए शादियों के सीजन की एक झलक दिखाएंगे। भारत की जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, वैसे तो उनमें आप शादियों की जो झलक है वो देखते ही रहते हैं, शादियों के गाने देखते रहते हैं, शादियों की पृष्ठभूमि पर जो कहानियां उसमें बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाती हैं वो आप देखते रहते हैं, जो चकाचौंध है वो आप अक्सर फिल्मों में देखते रहते हैं। शादियों के जो गाने हैं वो भी हमारे देश में बहुत ही लोकप्रिय हैं, और अब हमारे देश के लोग चाहते हैं कि जैसी शादियां वो फिल्मों में देखते हैं, करण जौहर की फिल्मों में जैसी शादियां देखते हैं, जैसे गाने देखते हैं, उनके अपने घर में भी वैसी ही शादियां होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि अब से लेकर फरवरी तक यानी अगले 4 महीनों में भारत में 38 लाख शादियां होंगी। 4 महीने में 38 लाख शादियां होंगी, और इन 38 लाख शादियों में देश के लोग 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां विपक्ष के नेता लगातार यह आरोप लगाते हैं कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है,
लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और जहां विपक्ष यह आरोप लगाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद है, चरमरा गई है, उसी देश के लोग शादियों में खर्चे का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए अब हम शादियों और त्योहारों में पैसा खर्च करने की भारत के लोगों की इस दरियादिली का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार भारत के लोग शादियों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि अगर शादियों के मामले में कोई वर्ल्ड कप होता तो भारत उस वर्ल्ड कप को बड़ी आसानी से जीत लेता। अनुमान है कि नवंबर से लेकर फरवरी के महीने के बीच भारत में लगभग 38 लाख शादियां होंगी, जिन पर भारत के लोग 4,74,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और यह खर्च पिछले सीजन के मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगा। पिछले साल नवंबर से फरवरी के महीने के बीच हमारे देश में लगभग 35 लाख शादियां हुई थी और इन 35 लाख शादियों पर भारत के लोगों ने 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन अनुमान है कि इस बार यह खर्च लगभग 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए के तो लोग सिर्फ नए कपड़े और नई ज्वेलरी खरीदेंगे। तो सोचिए, ज्वेलरी पर और नए कपड़ों पर ही 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा शादियों में मेहमानों की खातिरदारी पर इस बार 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ मेहमान नवाजी पर 60,000 करोड़ रुपए, और लगभग इतना ही पैसा शादी समारोह से जुड़े कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो शादियों पर होने वाले खर्च के मामले में भारत के लोगों को टक्कर दे सके या भारत के लोगों के आसपास भी कहीं पर हो। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में अभी स्थिति यह है कि वहां के युवा आर्थिक कारणों से शादियां ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो शादी करें या एक परिवार शुरू करें। और यही वजह है कि इन देशों की सरकारें वहां के युवाओं को शादियां करने पर स्पेशल इंसेंटिव देने की बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं। वहां की सरकारें जो हैं वो युवाओं को अलग से पैसा दे रही हैं, इंसेंटिव दे रही हैं, सब्सिडीज दे रही हैं कि आप शादी कीजिए और बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि वहां लोग ना तो शादी करना चाहते हैं और शादी कर भी ली तो बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। इसी तरह से पश्चिमी देशों में भी युवाओं को शादियां करने के लिए अब वहां की सरकारें अलग अलग तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं, क्योंकि वहां के लोग भी शादियां नहीं कर रहे। हंगरी की सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत वहां शादी करने वाले कपल्स को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी और ऐसे कपल्स को कम दरों पर सरकार से शादी करने के लिए लोन भी दिया जाएगा। और अगर कोई कपल शादी करने के बाद 3 बच्चों को जन्म देता है तो उस कपल का पूरा लोन सरकार माफ कर देगी। सोचिए, एक तरफ ये तमाम देश हैं जहां सरकारें अपने देश के युवाओं को शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, उन्हें पैसा दे रही हैं, लोन दे रही हैं, लोन माफ कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारा देश है जहां सिर्फ 4 महीनों में ही 38 लाख शादियां होने वाली हैं और इन शादियों पर लोग अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी सरकार की मदद के, बिना किसी सब्सिडी के, बिना किसी इंसेंटिव के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। आप अक्सर हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह कहते हुए सुनते होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास अपने व्यवसाय हैं उनके काम ठप हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में लोग अकेले शादियों पर ही इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जितना पाकिस्तान जैसे देश का 1 साल का बजट भी नहीं है। पाकिस्तान का वार्षिक बजट 4,20,000 करोड़ रुपए है, 1 साल का बजट, और हमारे यहां लोग 4,74,000 करोड़ रुपए शादियों पर खर्च कर रहे हैं, और वो भी पूरे साल में नहीं, 4 महीने में। यहां बड़ी बात यह है कि भारत के लोग शादियों पर यह लाखों करोड़ों रुपए तब खर्च कर रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले हमारे देश में दिवाली और धनतेरस के त्योहार पर लोगों ने शॉपिंग करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दिवाली के फेस्टिव वीक में, यानी एक हफ्ते में, हमारे देश में 3,75,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, और इससे पहले करवा चौथ पर, अकेले करवा चौथ के दिन, एक दिन में लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग कर ली थी। इसके अलावा हमारे देश में जो विपक्षी नेता यह कहते हैं कि भारत में महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, लोगों की कमर तोड़ दी है, उसी भारत में पिछले महीने गाड़ियों की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बना है।
अक्टूबर के महीने में हमारे देश में लगभग 23 लाख वाहनों की बिक्री हुई है, जिनमें 4 लाख गाड़ियां थीं और 19 लाख 2 पहिया वाहन थे। और एक अनुमान के मुताबिक शादियों के सीजन में भी इस बार गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। इन सारी बातों से क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक थ्योरी आपके सामने, आपके मन में पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो थ्योरी सही नहीं है। पिछले महीने ही भारत सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि वर्ष 2022 और 23 में देश में बेरोजगारी दर 3.2% रही थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यही बेरोजगारी दर 32.8%, ब्राजील में 8.3%, पाकिस्तान में 8.5%, फ्रांस में 7.4%, इटली में 7.9%, ईरान में 9.4%, चीन में 5.3%, ब्रिटेन में 4.2% और अमेरिका में यही बेरोजगारी दर लगभग 4% है। और इन देशों की तुलना में सबसे कम बेरोजगारी भारत में है। लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी हमारे देश में चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने भी देखा होगा, चुनाव के भाषण में, चुनाव प्रचार के दौरान, बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के भाषणों के दौरान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, उनके इंटरव्यूज के दौरान हमारे तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो 2 मुद्दे सबसे ज्यादा उठाते हैं। एक है महंगाई का मुद्दा और दूसरा है बेरोजगारी का मुद्दा। इसी तरह से आईएमएफ का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% होगा, जबकि भारत की तुलना में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5%, जर्मनी का सिर्फ 0.9%, फ्रांस का 1.3%, जापान का 1%, चीन का 4.2% और रशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 1.1% रहेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था इन तमाम देशों के मुकाबले काफी मजबूत होगी। इस ग्राफ में आप देखिए, आपको भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अलग दिखाई देगी बाकी लोगों के मुकाबले। हमारे जो सामने सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, उनमें सिर्फ चीन ऐसा है जो कहीं कुछ हद तक हमें टक्कर दे रहा है, लेकिन वो भी हमसे पीछे है। बाकी जितने विकसित देश हैं, उनकी इकोनॉमी का और ग्रोथ रेट का हाल आज आप देख लीजिए। ये वो विकसित बड़े बड़े देश हैं जहां हमारे देश के लोग लाइन में लगते हैं वीजा पाने के लिए। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी देश के लोगों के पास पैसा होता है और वो इस पैसे को खर्च करते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था के इंजन को और रफ्तार मिलती है। और भारत में इस समय यही हो रहा है। इसलिए अगली बार आपसे कोई विपक्षी नेता ये कहे कि भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो उन्हें आप ये रिपोर्ट और ये आंकड़े दिखा सकते हैं। हमारे देश में वैसे भी जो शादी है, असल में हमारे देश में शादियों का एक अलग स्थान भी होता है और इस पर भी थोड़ा बात करना जरूरी है। शादी हमारे देश में एक सामाजिक इवेंट होती है। हमारे देश में जो समाज का ताना बाना है वो शादी जो है उस पर आधारित होता है। और शादी का जो फंक्शन हमारे देश में किया जाता है वो एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट होता है, जो परिवार के जीवन काल में बस 1 या 2 बार ही आता है। जिस परिवार में जितने बच्चे होते हैं, 1 बच्चे, 2 बच्चे या 3 बच्चे, पूरे जीवन काल में एक परिवार के इस तरह के जो बड़े सोशल इवेंट्स होते हैं वो 1 या 2 बार ही आते हैं। और ये वो समय होता है जब हर परिवार पूरे समाज में दिखाने के लिए भी, सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से भी, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के हिसाब से भी, और जो जैसा मैंने आपको कहा कि रीति रिवाज भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनमें शादियों में लेन देन बहुत चलता है। हमारे जो बाकी देशों में और हमारे देशों में, कभी आप ये भी सोचते होंगे कि हमारे यहाँ खर्चा ज्यादा क्यों होता है? हमारे यहाँ खर्चा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शादियों के जो रीति रिवाज हैं उनमें लेन देन बहुत होता है, तो लेने देने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इस दौरान बहुत सारे तोहफे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। फिर हर परिवार में ये होड़ लगी होती है कि किसने कितनी ज्यादा भव्य शादी की है, और हर परिवार इसे अपनी सामाजिक इज्जत के साथ जोड़ लेता है। इसलिए सबकी कोशिश होती है कि वो अपने पूरे जीवन का जितना भी बची पूंजी है, जो जमा पूंजी है, वो सारी की सारी लोग शादियों में लगा देते हैं, क्योंकि शादियों को लोगों ने अपनी इज्जत से जोड़कर रखा है। जितनी ज्यादा भव्य शादी होगी समाज में, आपको उतना ही ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, आपके बारे में उतनी ही तारीफ होगी, समाज में आपका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा, और समाज के लोग आपको उतना ही अमीर और पैसे वाला और धनी मानेंगे जितना पैसा आपने अपने घर में शादियों पर खर्च किया है। तो ये है। और तीसरा जो मैंने शुरू में ही आपको कहा था, बॉलीवुड की फिल्में
बॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह शादी ब्याहों के गाने, नाच गाने आते हैं, जो भव्यता शादी के दौरान दिखाई जाती है, उससे भी हमारे देश में बहुत लोग प्रभावित होते हैं और वो चाहते हैं कि जैसा वो फिल्म में देखकर आए, उनके घर में भी शादियों के दौरान वो वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही जेवर पहने, वैसा ही खर्चा हो और फिर खाने पीने पर, अतिथियों के स्वागत पर उसी तरह का खर्चा किया जाता है। और इसीलिए हमारे देश में किसी भी परिवार में अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक सोशल इवेंट पर जो सबसे ज्यादा पैसा वो परिवार खर्च करता है, चाहे वो उधार लेकर ही करे, चाहे वो बैंक से लोन लेकर ही करे, लेकिन वो जो इवेंट होता है वो शादी होती है। अब हम आपको पत्थर दिल दिल्ली का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे और आपको यह बताएंगे कि दिल्ली में मौत आखिर तमाशा क्यों और कैसे बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कहानी में कुछ ऐसे तस्वीरें और वीडियोस होंगी जो आपको धक्का पहुंचा सकते हैं, सदमा पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 21 नवंबर को दिल्ली में एक 16 साल के लड़के ने, याद रखिए सिर्फ 16 साल के लड़के ने सिर्फ 350 रुपए के लिए एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी। और यह नाबालिग लड़के ने लगभग 100 बार चाकू से दूसरे लड़के पर हमला किया और ऐसा करने के बाद वो वहां शव के ऊपर खड़े होकर डांस करता जा रहा था। पहले उसको मारता था, फिर डांस करता था, फिर मारता था, फिर डांस करता था। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां कई लोग इस लड़के को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। लोगों ने वीडियोस तो बनाए, ये भी किसी ने बनाया ही होगा वीडियो जो आप देख रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। और दिल्ली के लोग हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही डरपोक और पत्थर दिल बने रहे, जो वीडियो तो बना सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। पुलिस का कहना है कि इस लड़के ने लूट के इरादे से दूसरे लड़के पर हमला किया जो उससे 1 साल बड़ा था और वो बिरयानी खाने के लिए उस लड़के से 350 रुपए मांग रहा था। लेकिन जब उस युवक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो इस लड़के ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये लड़का उसके शव के ऊपर खड़े होकर ऐसे ही डांस करने लगा। और ये कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं था, ये सिर्फ 16 साल का एक नाबालिग लड़का है जिसने चाकू से 100 बार वार करके एक दूसरे युवक की जान ले ली, अपने से 1 साल बड़े लड़के की जान ले ली। इस घटना को लेकर आज 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, हम कैसा समाज बना रहे हैं, हमारे नाबालिग बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो इतने क्रूर कैसे बन रहे हैं। और हम लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो एक भी इंसान दूसरे की मदद करने के लिए सामने नहीं आता। आप अकेले होते हैं, इसलिए सोचिए ये कैसा डर है और ये कैसा समाज है। दूसरा सवाल यह है कि लड़का नाबालिग है तो उसके खिलाफ अब मामला भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलेगा और इस कानून के तहत 3 साल से ज्यादा की सजा हो नहीं सकती। दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड में भी एक नाबालिग लड़का अपराध में शामिल था, वो भी 3 साल के बाद छूट गया। ऐसे में आज सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे गंभीर अपराध करने वालों को कम उम्र के नाम पर छूट देना सही है? ये जो लड़का है जो इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद खुशी में नाच सकता है, क्या आप इसे बच्चा मानेंगे? क्या आप इसे एक बचपना मानेंगे? और यह बच्चा 3 साल की सजा के बाद जब बाहर वापस इसी समाज में लौटेगा तो यह क्या करेगा, आप सोचकर देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाबालिग लड़का जो बलात्कार कर सकता है, किसी महिला का, किसी लड़की का बलात्कार कर सकता है, फिर उसकी हत्या कर सकता है, क्या आप उसे बच्चा मान सकते हैं? क्या आप उसे बचपना मान सकते हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो 3 साल की सजा के बाद जब वापस आएगा तो क्या वो सुधर जाएगा? इस हत्या से एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि 16 साल की उम्र के एक लड़के के मन में जहर भर जाता है। वो स्कूल, कॉलेज, क्रिकेट, म्यूजिक की जगह अपराध की तरफ कैसे मुड़ता चला जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वेलकम इलाके में। इस इलाके का एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें एक हत्या, एक 16 साल का नाबालिग लड़का एक 17 साल के लड़के की हत्या कर रहा है, लगातार चाकुओं से वार कर रहा है। वो वारदात देखा जिसने भी उस सीसीटीवी को देखा, वो दहला देने वाला सीसीटीवी है, क्योंकि जिस तरीके से चाकुओं का वो वार कर रहा है, आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हें धमका रहा है और फिर डांस भी कर रहा है। यहां बॉडी पड़ी है, चाकू से वार कर रहा है, फिर उठ रहा है, डांस कर रहा है, फिर उसके बाद चाकू
चाकू मारने लग रहा है। हमारे पूरे जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे। और जो एक्यूज़ है उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है, और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था, तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था जब विक्टिम ने। आज सोचने वाली बात यह है, और यह हर परिवार के लिए सोचने की बात है, समाज के हर व्यक्ति के लिए सोचने की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, खास तौर पर जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके अंदर इतना क्रोध और इतनी कुंठा क्यों पैदा हो रही है। दूसरी बात है, ये जो बच्चे हैं ये हर कीमत पर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये परिश्रम नहीं करना चाहते, ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, ये लूट कर लेना चाहते हैं, ये धोखेबाजी से लेना चाहते हैं, छीन कर लेना चाहते हैं, लेकिन परिश्रम से नहीं लेना चाहते। और जो एक बहुत बड़ी बात समाज की है वो ये है कि हमारा समाज अब डरपोक होता जा रहा है। हम रास्ते में किसी का अगर एक्सीडेंट देखते हैं सड़क पर तो उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सीधे आगे निकल जाते हैं, या फिर जो रुकते भी हैं वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं लेकिन मदद नहीं करते। इसी तरह समाज में जब हम सड़क पर इस तरह का कोई मर्डर होते हुए देखते हैं, कोई चोरी या कोई लूटपाट की जो घटना देखते हैं, किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हो रही है, तो लोग सोचते हैं कि अपने काम से काम रखो और सीधे आगे निकल जाओ। इसीलिए हमारा समाज डरपोक समाज बनता जा रहा है। जिंदगी में दो बातें सीख लें, पहला चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती।